हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम जनरेटिव AI के बारे में बात करते हैं। जनरेटिव ए माइनफील्ड फॉर कॉपीराइट लॉ। जनरेटिव कॉपीराइट कानून के लिए एक खनन क्षेत्र। 2022 में कला के एकल जेनरेट किए गए काम ने कोलोराडो राज्य मेला की कला प्रतियोगिता जीती। 2022 में कला के एकल जेनरेट किए गए काम ने कोलोराडो राज्य मेला की कला प्रतियोगिता जीती। कलाकार जेसन अल्लर ने मिडजोर्नी का उपयोग किया था। एक जनरेटिव अल सिस्टम इंटरनेट से स्क्रैप किए गए एक जनरेटिव अल सिस्टम टुकड़ा बनाने के लिए प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित थी। अल्लर अपने सबमिशन बनाने और परिष्कृत करने के लिए 80 घंटे से अधिक 900 पुनरावृत्तियों के माध्यम से चला गया। फिर भी कला प्रतियोगिता जीतने के लिए अल का उपयोग एक गर्म बैकलैश ऑनलाइन ट्रिगर किया गया। एक ट्विटर उपयोगकर्ता का दावा करता है, हम कलाकृतियों की मौत देख रहे हैं हमारी आंखों के ठीक पहले। चूंकि जनरेटिव अल कला उपकरण लाइट में जोड़ दिया गया है, इसलिए स्वामित्व और लेखन के बारे में भी प्रश्न है। इन उपकरणों की जनरेटिव क्षमता उन्हें पूर्व आर्टवर्क किस्कों के साथ प्रशिक्षित करने का परिणाम है, जिससे अल कलात्मक आउटपुट बनाने का तरीका सीखता है। AI आउटपुट नहीं कर सकता। एआई क्षमताओं जैसे क्षमता शून्य प्रभावशाली कलात्मक कार्यों में मूलभूत निर्देशों को परिवर्तित करे जो इसे मानवतापूर्ण या मनुष्यों या वस्तुओं को मानव व्यवहार और भावनाओं को विशेषता देने की प्रवृत्ति को प्रवण करते हैं। यहाँ तक कि शब्द कृत्रिम बुद्धि लोगों को ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि इन प्रणालियों में मानव जैसा इरादा या आत्मजागरूकता है। इसने कुछ लोगों को आश्चर्यचकित किया कि क्या सिस्टम मालिक हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी कॉपीराइट कार्यालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल मनुष्य केवल कॉपीराइट रख सकते हैं। तो AI द्वारा उत्पादित छवियों के स्वामित्व का दावा कौन कर सकता है? क्या ये कलाकार हैं जिनकी छवियों का उपयोग सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था, जो उपयोगकर्ता छवियों को बनाने के लिए संकेतों को टाइप करते हैं, या जो लोग सिस्टम बनाते हैं? उल्लंघन या उचित उपयोग। जबकि कलाकार पिछले कार्यों से विशिष्ट रूप से आकर्षित करते हैं जो शिक्षित हैं और उन्हें बनाने के लिए प्रेरित किया। जनरेटर उत्पादन के लिए प्रशिक्षण डेटा पर निर्भर करता है। इस प्रशिक्षण डेटा में पूर्व आर्टवर्क शामिल हैं, जिनमें से कई कॉपीराइट कानून द्वारा संरक्षित हैं और जिन्हें कलाकारों के ज्ञान या सहमति के बिना एकत्र किया गया है। इस तरह की कला का उपयोग करने से पहले भी एक नया काम उत्पन्न करने से पहले कानून का उल्लंघन हो सकता है। जेसन अल्लर के लिए अपनी पुरस्कार विजेता कला बनाने के लिए मिडजोर्नी को प्रशिक्षित किया गया था। 100 मिलियन पूर्व कार्यों पर। क्या समकालीन कॉपीराइट कानून उन कलाकारों पर अंतिम उपयोगकर्ताओं और कंपनियों का पक्ष लेगा जिनकी सामग्री प्रशिक्षण डेटा में है? इस चिंता को कम करने के लिए कुछ विद्वान उन कलाकारों की रक्षा और क्षतिपूर्ति के लिए नए नियमों का प्रस्ताव देते हैं जिनके काम का प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। इन प्रस्तावों में कलाकारों के लिए जनरेटिव अल या एक तरह से उपयोग किए जाने वाले डेटा से बाहर निकलने का अधिकार शामिल है। अपने काम का उपयोग अल को प्रशिक्षित करने के लिए स्वचालित रूप से भरोसा करते हैं। उलझन में स्वामित्व का उत्तर देने के लिए आउटपुट के मालिक होने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सभी के योगदान की आवश्यकता होती है। जब प्रशिक्षण डेटा में आउटपुट अलग होता है तो कानूनी विश्लेषण आसान होता है। इस मामले में जिसने AI को आउटपुट का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया वह डिफ़ॉल्ट स्वामी प्रतीत होता है। आउटपुट प्रशिक्षण डेटा में काम के समान होने पर अधिक जटिल होते हैं। यदि समानता है, केवल सामान्य स्टाइल या सामग्री पर आधारित, कॉपीराइट का उल्लंघन करने की संभावना नहीं है क्योंकि शैली कॉपीराइट योग्य नहीं है। यदि किसी आउटपुट में प्रशिक्षण डेटा में किसी काम से प्रमुख तत्व होते हैं, तो यह उस कार्य के कॉपीराइट का उल्लंघन कर सकता है। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एंडी वॉरहोल के फोटोग्राफ के ड्राइंग को उचित उपयोग द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। इसका मतलब है कि एक काम की शैली बदलने के लिए अल का उपयोग करके एक तस्वीर से कहें, एक चित्रण संशोधित आउटपुट पर स्वामित्व का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।